हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा कि इसका एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है और आप इस पर ध्यान देंगे। टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नो मैन, ठीक है। सो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस, राइट। तो इसके बारे में अगर हम ये कहें कि किसी भी व्यक्ति के लिए समय और व्यवस्थाएं इंतजार नहीं करती, इसलिए एक समय का एक छोटा सा भाग ही जो है जो किसी क्षण के बोलने या लिखने से आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे शी विल राइट अ लेटर। राइट नाउ इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसको आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसे आप लर्न करेंगे तथा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं टेंस को हमने निम्न 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जैसा कि पिछली बार में मैंने आपको बताया था। और इसके अकॉर्डिंग आप जो पाई चार्ट बना हुआ है फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट होता है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट नाउ हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में, देखते हैं क्या कहता है। सिंपल फ्यूचर, राइट नाउ इसके बारे में देखते हैं। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन व्हिच हैज नॉट ऑकर्ड एट एंड विल ऑकर आफ्टर सेइंग इन फ्यूचर। ऐसा टेंस, इस प्रकार के टेंस हमारे बारे में कि हमारे किसी एक कार्य के बारे में ये बताता है कि जो कि दूसरे समय यानी कि आने वाले समय में या कुछ समय के बाद भविष्य में कहा जाता है या होने वाला होता है या होगा। इसका जो रूल्स है आप देख सकते हैं, इसमें हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। विल और शैल आप कह सकते हैं कि विल सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है, बट शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स। राइट नाउ व्हेन you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will by shall is reversed. Will is used with I and we and shall is used with others. इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी ऐसे कार्य को एम्फेसाइज कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं किसी वस्तु के लिए, तो वहाँ पे हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग के अलावा हम विल का कर सकते हैं। शैल के प्रयोग के अकॉर्डिंग हम विल करेंगे और दूसरे किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल की जगह पर शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसके रूल्स क्या कहते हैं और इसे आप वाली बातें याद करेंगे, पढ़ेंगे। इन जनरली स्पीकिंग देयर इज हार्डली any difference between shall and will, and normally will is used with all, right? तो इसके according now let us use this rule in various forms of sentences. चलिए देखते हैं, बहुत सारे sentences में इस forms का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? पॉजिटिव अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बाय शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि विल बाय शैल का मतलब आपको समझ में आया होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का करेंगे और आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल है, शी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा, विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल बाय शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका एक छोटा सा उदाहरण होगा, she will not write later and we shall not write later, we shall not play cricket in the field। राइट नाउ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है, तो इसमें भी विल और शैल को पहले रखा गया है और सब्जेक्ट उसके बाद रखा गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तथा क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया गया है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, विल सी राइट लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। विल माई फादर राइट लेटर, क्या मेरे पिताजी एक पत्र लिखेंगे। विल द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास विद अदर स्टूडेंट। राइट, इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल बाई शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने, विल सी नॉट राइट लेटर। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सी के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। वैसे ही आप शैल के साथ भी कर सकते हैं, शैल वी नॉट प्ले इन द फील्ड। इस प्रकार से आप इस पूरे के पूरे सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इन नियमों के द्वारा। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तब तक के लिए इन सारे नियमों को आप भली भांति रटिए और इस पे सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कीजिए, ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।